Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss some topics like formation of gametes, spermatogenesis and oogenesis, fertilization, internal and external fertilizations, and reproduction in rabbits. फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर फीमेल गैमीट्स भी बनते हैं और मेल गैमीट्स भी बनते हैं और उनकी आपस में जो है वो फ्यूजन हो जाती है जिसके रिजल्ट में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जिसको हम गैमीटोजेनेसिस भी कहते हैं। गैमीट्स की फॉर्मेशन को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स मौजूद होते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, जिनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है और वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट्स हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे 2n और 1n का क्या मतलब है कि डिप्लॉयड जिसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम डिप्लॉयड कहते हैं। जो गैमीट मदर सेल्स होते हैं दे कंटेन फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि उनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है और वो हैप्लॉइड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ वो गैमीट्स बनाते हैं। और गैमीट्स स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है जिनको हम गोनेड्स कहते हैं। टेस्टीज मेल गोनेड्स हैं और फिर ओवरीज आर फीमेल गोनेड्स। And then spermatogenesis and oogenesis. स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन होती है टेस्टीज के अंदर, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और जो ओवरीज के अंदर फीमेल गैमीट्स या जो एग सेल्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है उनको हम oogenesis कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, मेल गैमीट्स को हम स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को हम एग्स कहते हैं। तो जो फीमेल गैमीट्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज एंड द प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। और जबकि स्पर्म्स जो हैं वो टेस्टीज के अंदर बनते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और एग की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम oogenesis कहते हैं। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है कि टेस्टीज के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कॉइल्ड हुए होते हैं। दे आर नोन एज सेमिनिफरस टिब्यूल्स। विद इन टेस्टीज टिब्यूलर स्ट्रक्चर होती है जो कि कॉइल्ड हुई होती है जिसको हम सेमिनिफरस टिब्यूल्स कहते हैं। these cells सेमिनिफरस टिब्यूल्स के वॉल्स में स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। फर्स्टली वो एक ऐसे सेल्स बनाते हैं माइटोसिस के थ्रू जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया के अंदर एबिलिटी होती है कि वो मजीद डिवाइड होके स्पर्मेटोसाइट बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेमिनिफरस टिब्यूल सेल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ टेस्टीज के वॉल्स के अंदर टेस्टीज के अंदर ये सेमिनिफरस टिब्यूल सेल्स होते हैं और यही सेमिनिफरस टिब्यूल सेल्स डिवाइड हो जाते हैं जो कि इनिशियली माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड होके स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। And these spermatogonia have ability to produce primary spermatocytes again by the process of mitosis. Spermatocytes जो है they can produce two secondary spermatocytes by meiosis 1। उसके बाद फिर यही spermatocytes में meiosis 1 का प्रोसेस होता है और वो दो secondary spermatocytes बनाते हैं। एंड देन स्पर्मेटिड्स, यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर मियोसिस 2 का डिवीजन होता है। मियोसिस 2 का जो सेल डिवीजन है उसके थ्रू स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन करता है। हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम के इनिशियली हमने बात की कि जो सेमिनिफरस टिब्यूल सेल्स के वॉल्स में स्पर्म सेल्स होते हैं
आई एम रिपीटिंग अगेन कि टेस्टिस के अंदर टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है जो कि कॉइल्ड होते हैं, उनको हमने कहा सेमिनेफ्रस टिब्यूल्स। यही सेमिनेफ्रस टिब्यूल्स के वॉल्स के अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि माइटोसिस के थ्रू वो डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद वो स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। दीज आर अगेन डिप्लॉयड सेल्स। यहाँ तक डिप्लॉयड सेल डिवीजन ये फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ मौजूद होते हैं और यहाँ तक माइटोसिस का सेल डिवीजन होता है। एंड दीज स्पर्मेटोगोनिया कैन फर्दर डिवाइड to form primary spermatocytes which are again diploid, full number of chromosomes होंगे इसमें, again by the process of mitosis। फर्स्ट दो स्टेप्स के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 का प्रोसेस होता है और वो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ये डिप्लॉइड था यहाँ तक और यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ ये स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ये जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं दे कैन अगेन डिवाइड इनटू 4 spermatid cells by the process of meiosis 2। We have already discussed that what is meiosis 2। meiosis 2 का प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली ये सेक्सुअल सेल्स हैं तो meiosis का प्रोसेस होगा। सेल डिवीजन जो है वो मियोसिस के थ्रू होगी और 4 स्पर्मेटिड सेल्स बनाएंगे। अब these spermatid cells are non motile, ये मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिर इसके अंदर और ज़्यादा जो है वो चेंजेस हो जाती हैं उनके स्ट्रक्चर्स। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस हो जाती हैं जिसमें एक्रोसोम डेवलप हो जाता है, यहाँ पे हेड रीजन डेवलप हो जाता है, नेक रीजन, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग यहाँ पे डेवलप हो जाता है और इसका एक टेल बन जाता है। इन चेंजेस के साथ, इनकी स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ, यही मॉडिफिकेशंस के बाद ये फिर स्पर्म सेल कहलाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि स्पर्मेटिड्स आर नॉन मोटाइल और इसलिए बहुत सारे चेंजेस अकर हो जाते हैं जिसके बाद वो मोटाइल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका न्यूक्लियस कहते हैं श्रिंक हो जाता है और फिर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें एक्रोसोम बनता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनता है, नेक रीजन बनता है। आफ्टर दैट दे आर नोन एज स्पर्म्स। ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स फिर अब स्पर्म्स कहलाते हैं। व्हाट इज oogenesis? oogenesis का प्रोसेस होता है ओवरी के अंदर एंड ओवरी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करता है जिनको हम फॉलिसल्स कहते हैं। आपने सुना होगा कि फॉलिसल्स जो है वो ओवरी के अंदर स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम फॉलिसल्स कहते हैं, जिनके अंदर oogonia प्रेजेंट होते हैं। दीज oogonia आर अगेन डिप्लॉइड। यहाँ पे 2n आपको नजर आ रहा है, डिप्लॉइड ही है। अब इनके अंदर जो है ये सेल डिवीजन होगी और फिर प्राइमरी अगेन माइटोसिस का सेल डिवीजन होगा एंड इट विल प्रोड्यूस प्राइमरी oocytes व्हिच आर अगेन डिप्लॉइड। ये भी, इसके अंदर भी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करते हैं एंड दीज प्राइमरी oocytes विल अंडरगो meiosis 1 and it will produce a small cell which is known as first polar body which is obviously haploid and another cell secondary oocyte which is again haploid जो कि larger size में होता है as compared to first polar body। तो एक large cell produce करता है ये primary oocyte, एक small cell produce करता है। जो large cell produce करता है उसको हम secondary oocyte कहते हैं। This secondary oocyte will again divide by the process of meiosis 2 and it will produce a secondary polar body and another cell which can then develop into egg cell जिसको हम ovum भी कहते हैं। तो ये अगेन दो सेल्स बनाते हैं, एक छोटा सेल बनाता है, एक बड़ा सेल बनाता है। जो छोटा सेल है that is known as second polar body and the larger cell will develop into egg cell जो कि ovum कहलाता है, which is again haploid। जाहिर है एक सेल बनाएगा तो ये again haploid सेल होगा। And next is fertilization। This is explanation of oogenesis। Follicle cells contain many diploid oogonia।
यही उगुनिया फिर प्राइमरी oocyte बनाते हैं। यही प्राइमरी oocyte फिर डिवाइड होके दो हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। इसमें से एक फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरा लार्ज वन सेकेंडरी oocyte बनाएगा। और ये सेकेंडरी oocyte फिर हैप्लॉइड सेल्स, दो हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, सेकेंड पोलर बॉडी और एक एग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 2। एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो ये स्पर्म और गेमीट की जो फ्यूजन होती है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस जो कि एनिमल्स के अंदर होता है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जिस तरह से नाम से लग रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड बॉडी होगी, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर, लाइक फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें जो गेमीट्स हैं, एग और स्पर्म, ये इनके बॉडी के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ये रिलीज कर देते हैं अपने गेमीट्स को। फीमेल जो है वो अपना एग बाहर इन्वायरमेंट में या अपना सराउंडिंग में रिलीज करता है, और फिर मेल जो है वो भी अपना स्पर्म जो है वो सराउंडिंग में रिलीज करता है। अब सराउंडिंग के अंदर ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये दोनों स्पर्म और एग आपस में कंबाइन हो जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। तो ये मोस्टली कहते हैं इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर या इक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और इस केस में ये बहुत सारे नंबर ऑफ गेमीट्स इनको प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये इन्वायरमेंट में गेमीट्स आ जाते हैं तो ये गेमीट्स की ज़्यादा रिस्क होती है लॉस ऑफ गेमीट्स की, क्योंकि इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, प्रेडेटर्स वगैरह उनको उन गेमीट्स को भी खा सकते हैं। तो इस वजह से जो है ये ग्रेटर नंबर में ये गेमीट्स अपने रिलीज कर देते हैं सराउंडिंग के अंदर। एंड व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग की फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसी के अंदर स्पर्म्स भी आ जाते हैं, तो वहां पे एग की फर्टिलाइजेशन होती है। ये मोस्टली बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर और रिप्टाइल्स वगैरह के अंदर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिप्टाइल्स और बर्ड्स क्या करते हैं कि एक प्रोटेक्टिव शेल उस फर्टिलाइज जो जाइगोट है उसके सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव शेल डेवलप कर जाते हैं, और इस तरह से वो फिर अपना एग ले करते हैं जो अंडे देते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स। तो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एग फर्टिलाइज हो जाता है, वहां पे स्पर्म आ जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एक शेल डेवलप कर जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपना जो एग है उसको ले कर देते हैं। तो ये शेल का एक बहुत बड़ा जो फायदा होता है कि ये वाटर लॉस या फिर डैमेज वगैरह से वो जो फर्टिलाइज जाइगोट है वो बच जाता है, डैमेज से बच जाता है, वाटर लॉस से बच जाता है। और जबकि इन केस ऑफ मैमल्स, एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स, आपने सुना होगा कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, उनके अलावा बाकी तमाम जो मैमल्स हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, जो जाइगोट डेवलप होके जो एम्ब्रियो बनाता है, वो एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहती है और वहाँ पे ही उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होती है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड होती है। तो वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारा मेमल्स के अंदर इनसाइड फीमेल जो बॉडी है वहाँ पे ही होती है। और उसके बाद फिर जो है वो फिर जो यंग वन होता है उसकी बर्थ हो जाती है। एंड रिप्रोडक्शन इन रेबिट्स, रेबिट्स में कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है? रेबिट का आपने सुना होगा कि इट इज़ स्मॉल मैमल जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और फिर इसको एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए ये ज़्यादा पाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। इसको एज ए रिसर्च के तौर पे, एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पे इसको
यूज किया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मोस्टली पेयर ऑफ टेस्टीज होंगे ऑब्वियसली, जो कि गोनेड्स, हमने कहा था कि मेल गोनेड्स, टेस्टीज को हम मेल गोनेड्स कहते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। पेयर ऑफ टेस्टीज होंगे, जिस तरह से आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, दीज आर टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज होंगे और उसके साथ एसोसिएटेड डिफरेंट डक्ट्स होंगे। और उन डक्ट्स का क्या फंक्शन होता है, ये स्पर्म को डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स प्रोवाइड करता है। तो टेस्टीज कहाँ पे मौजूद है, दे आर लोकेटेड इन बैग ऑफ स्किन, जिसको हम स्कॉर्टम कहते हैं। टेस्टीज आर प्रेजेंट इन बैग ऑफ स्किन। स्किन का एक बैग होता है जो बॉडी से हैंग हुआ होता है, और इसकी जो कवरिंग होती है उसको हम स्कॉर्टम कहते हैं। टेस्टीज आर प्रोटेक्टेड इन स्किन विच इज नोन एज स्कॉर्टम। अब हर टेस्टी के अंदर ऑब्वियसली क्या होगा कि कॉइल ट्यूब्स होंगे, जिनको हम सेमिनिफरस ट्यूब्स कहते हैं, टिब्यूल्स कहते हैं। और इन टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। जब स्पर्म्स मेच्योर हो जाते हैं, जब स्पर्म्स मेच्योर हो जाएंगे उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड देन दे कैन पास थ्रू दिस एपिडिडमिस। इस एपिडिडमिस आफ्टर मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, ये एपिडिडमिस के थ्रू यहाँ से निकल जाते हैं और फिर स्पर्म डक्ट के थ्रू ये आगे की तरफ मूव करते हैं। एंड स्पर्म डक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेस डिफरेंस। इस ट्यूब के थ्रू इनिशियली इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, उसके बाद वो एपिडिडमिस तक मूव करेंगे। एपिडिडमिस से इस स्पर्म डक्ट के थ्रू ये आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे फिर ये यूरेथ्रा तक चली जाती है। यहाँ पे आप देख लें कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आ रहा है और फिर स्पर्म डक्ट से स्पर्म्स आ रहे हैं, दोनों आके यहाँ पे यूरेथ्रा में मिल रहे हैं। दैट मीन्स के यूरिन के अंदर स्पर्म्स मिल रहे हैं एट पोजीशन ऑफ यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा की पोजीशन, ये वो वाली पोजीशन है या ये वो वाली रास्ता है जहाँ पे स्पर्म डक्ट से स्पर्म्स आते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता है। ये दोनों फिर मिलके यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव सीमन। आपने सीमन का नाम सुना होगा कि सीमन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें स्पर्म भी होता है और फ्लूइड। स्पर्म्स और फ्लूइड दोनों को मिला के हम सीमन कहते हैं। कहते हैं कि सीमन के अंदर 10% स्पर्म्स होते हैं और फिर 90% फ्लूइड होता है। जब भी स्पर्म्स इन डक्ट में से गुजर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये बहुत सारे ग्लैंड्स के साथ इनका एसोसिएशन होता है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो ग्लैंड है जो मिलता है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ये ऐसे स्क्रीशन क्रिएट करता है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड की एसिडिटी है, जिस फ्लूइड में स्पर्म्स मौजूद है, उसकी एसिडिटी को ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो स्क्रीशन है वो कम कर देता है। एसिडिटी को, इस स्पर्म के साथ जो फ्लूइड है उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। किस वजह से? उस स्क्रीशन की वजह से, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये फिर आगे की तरफ मूव करेगा जहां पे सेमिनल वेजिकल के साथ इसका कांटेक्ट होता है। सेमिनल वेजिकल जो है वो ऐसा स्क्रीशन प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। ये ऐसा स्क्रीशन प्रोड्यूस करेगा जिससे स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एंड कॉपर्स जो ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड जो है वो क्या करता है कि ये भी एक स्क्रीशन प्रोड्यूस करता है। फ्लूइड के अंदर ये स्क्रीशन ऐड करता है जिससे डक्ट लुब्रिकेट हो जाती है। इसी तरह से जो है ये स्पर्म्स इस यूरेथ्रा को क्रॉस करके इनिशियली यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। एपिडिडमिस के थ्रू ये आगे मूव करेंगे एंड देन दे विल मूव थ्रू वेस्ट डिफरेंस। ये पूरा डक्ट वेस्ट डिफरेंस कहलाता है। इसके थ्रू आगे ये मूव करेगा यूरेथ्रा तक, और यूरेथ्रा से इसके बाद फिर ये स्क्रीशन इसमें ऐड हो जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के और सेमिनल वेजिकल के, एंड देन कॉपर्स ग्लैंड, और फिर इस तरह से ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस टाइप का होता है? हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट कि
फीमेल जो रेबिट हैं उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज कंसिस्ट ऑफ ओवरीज। ये एक ओवरी है, दिस इज सेकंड ओवरी, और उसके साथ एसोसिएटेड डक्ट्स हैं। तो ये पूरा मिला के हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रेबिट। अब जो ओवरीज हैं दीज आर स्मॉल ऑर्गन्स ऑब्वियसली विच आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ये मौजूद होते हैं जस्ट वेंट्रल टू किडनी। जिस तरह से फीमेल अदर एनिमल्स हैं उस दूसरे एनिमल्स के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, इस तरह से रेबिट के अंदर भी पेयर ऑफ ओवरीज होंगे, और उसके साथ जो है टिब्यूलर स्ट्रक्चर होती है विच इज नोन एज फिलोपियन ट्यूब। और ये जो फिलोपियन ट्यूब है ये ओवरीज के करीब जाके ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग है फिलोपियन ट्यूब की, ये पूरा हिस्सा फिलोपियन ट्यूब का कहलाता है, और यहाँ से आगे फिर यूटेरस स्टार्ट हो जाता है, दिस इज यूटेरस वॉल्व। और ये वाला हिस्सा जो है दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज बर्थ कैनाल। अब जो फिलोपियन ट्यूब है ये क्लोजली यहाँ पे इसके साथ करीब मौजूद है। तो यहाँ से जब भी ओवरी के अंदर एग की प्रोडक्शन होगी तो वो एग इसी के थ्रू आगे की तरफ फिलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग है उसके थ्रू इस फिलोपियन ट्यूब में इंटर हो जाता है, और इसके साथ फिर यहाँ से आगे की तरफ ये मूव कर जाता है। ये सर्विक्स का रीजन है, दिस इज यूटेरस वॉल, दिस इज बर्थ कैनाल एंड दिस इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। हाउ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर इन रेबिट। होता किस तरह से है कि इनिशियली कहते हैं कि रेबिट्स कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में इनकी ब्रीडिंग हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये कहते हैं कि जो मेल रेबिट्स हैं दे आर कॉमनली स्टेराइल ड्यूरिंग समर मंथ। जो गर्मी का जो सीजन होता है उस टाइम जो मेल रेबिट है वो स्टेराइल रहता है। इनिशियली क्या होगा कि जो फीमेल का जो बर्थ कैनाल है विच इज अ पार्ट ऑफ यूटेरस, ये वाला यूटेरस एक्चुअली क्या करता है कि ये सर्विक्स का ये वाला रीजन है, ये यहाँ तक इसका यूटेरस का वॉल्व है, और ये बर्थ कैनाल है। बर्थ कैनाल यूटेरस को सेपरेट करता है एक तरह से, यहाँ से इसकी सेपरेशन मौजूद है। तो स्पर्म्स जो है वो बर्थ कैनाल में डिपॉजिट हो जाते हैं। बर्थ कैनाल में यहाँ पे स्पर्म्स डिपॉजिट रहेंगे, यहाँ पे मौजूद होते हैं या यहाँ पे जमा हो जाते हैं, और ओवरी से जो ही ओवरी के अंदर एग की प्रोडक्शन हो जाती है वो एग इस फिलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ से आगे की तरफ ट्रेवल करता है, और यहाँ से बर्थ कैनाल से स्पर्म्स मूव करेंगे फिलोपियन ट्यूब की तरफ। क्योंकि हमने कहा था कि जो स्पर्म्स होते हैं दे आर मोटाइल, वो मूव कर सकते हैं, दे हैव टेल, जिसकी मदद से वो मूव कर जाएंगे। तो बर्थ कैनाल में से ये मूव करके आगे फिलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे। तो फिलोपियन ट्यूब के अंदर भी एग मेच्योर, ओवरी के अंदर एग मेच्योर जब होगा तो वो फिलोपियन ट्यूब के थ्रू इस रास्ते के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन अकर इन फिलोपियन ट्यूब, जहाँ पे जाइगोट बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जाइगोट फिर ट्रेवल करेगा यूटेरस की तरफ, तो तब तक वो जाइगोट डिवाइड हो चुका होता है। उस दौरान हम इस टाइम पे हम इसको कहते हैं एम्ब्रियो। ऐसा जाइगोट जिसके अंदर सेल डिवीजन हो चुका हो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। यहाँ पे आने के बाद एम्ब्रियो क्या होगा कि अपने आप को इस यूटेरस के वॉल के साथ इम्प्लांट कर देता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये यूटेरस के वॉल के साथ एम्ब्रियो इम्प्लांट कर जाएगी, अपना पोजीशन फिक्स करेगी। आफ्टर दैट ए कनेक्शन विल डेवलप between embryo and uterus wall which is known as placenta। आपने सुना होगा प्लासेंटा जो कि न्यूट्रिशनल सप्लाई वगैरह होती है एम्ब्रियो को। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो और यूटेरस वॉल के बीच में एक पाथवे डेवलप हो जाती है या एक कनेक्शन डेवलप हो जाती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। और फिर यहाँ पे फिर इस जो एम्ब्रियो है उसकी सेल डिवीजन होगी। ऑब्वियसली एम्ब्रियो फिर एक ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाएगा। और इन केस ऑफ रैबिट्स कहते हैं कि 30 to 32 डेज में जो है ये रैबिट का जो यंग वन है उसकी बर्थ हो जाती है।
स्पर्म्स डिपॉजिट इन वेजाइना ऑफ फीमेल या बर्थ कैनाल में ये डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर स्पर्म्स स्विम करेंगे फ्लोपियन ट्यूब की तरफ, जहाँ पे एग सेल उसको मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, एंड देन आफ्टर दैट जाइगोट विल डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो एंड दिस एम्ब्रियो विल इम्प्लांट to the uterus wall, and after that a connection will develop between embryo and uterus wall, which is known as placenta. Thank you so much for watching my video.